हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ORF यानी ओपन रीडिंग फ्रेम के बारे में। ओपन रीडिंग फ्रेम देखिए छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें समझने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ठीक से इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक mRNA के स्ट्रक्चर का, जो मेच्योर mRNA का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन और प्रोसेसिंग के बाद यूकैरियोट में जनरेट होता है। और अगर आप प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो कैप और टेल नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट में mRNA में कैप और टेल नहीं होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट में कोई आरएनए प्रोसेसिंग जैसा स्टेप नहीं होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक एमआरएनए में कैप और टेल मिलेगा, जो कि प्रोकैरियोट यानी बैक्टीरिया में नहीं होता है, ठीक। तो किसी का भी आरएनए हो, बात दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ यूकैरियोटिक एमआरएनए बनाया है। यूकैरियोटिक एमआरएनए में ये आपका 7 मेथिल गुआनोसिन है, जो कि कैप की तरह है 5 प्राइम एंड पे, और इधर ये आपका 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल है, ठीक। तो जहाँ पे कैप होता है, कैप से कुछ सीक्वेंस तक आपका होता है 5 प्राइम यूटीआर। यूटीआर का मतलब होता है, यूटीआर का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। अनट्रांसलेटेड रीजन यानी एमआरएनए का वो पार्ट जो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी वो सीक्वेंस जिनमें कोई जेनेटिक कोड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जेनेटिक कोड नहीं है, इसलिए ये जो एमआरएनए का सीक्वेंस है ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी इसको रीड करके कोई अमीनो एसिड नहीं जोड़ी जाएगी, इस पार्ट से कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। तो जिस तरह से इधर है एग्जैक्टली इसी तरह से 3 प्राइम एंड पे भी 3 प्राइम यूटीआर आपको मिलेगा। तो 2 यूटीआर होते हैं, एक स्टार्टिंग में होगा और एक लास्ट में होगा, एंड पे होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला 5 प्राइम यूटीआर है, लास्ट वाला 3 प्राइम यूटीआर है। 5 प्राइम यूटीआर को हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम यूटीआर, चूंकि पहले है इसलिए इसको बोलते हैं लीडर सीक्वेंस, क्लियर। इसी तरह से 3 प्राइम यूटीआर को हम लोग बोलते हैं टेलर सीक्वेंस, क्योंकि वो टेल साइड पे है ना, टेलर सीक्वेंस। तो इस तरीके से 2 यूटीआर होगा। दोनों यूटीआर में ऐसा नहीं है कि ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अनट्रांसलेटेड रीजन है, इसका मतलब इनका कोई वर्क नहीं है। वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो जैसे हम यूकैरियोटिक बनाए हैं, तो यूकैरियोटिक में 5 प्राइम यूटीआर का कुछ सीक्वेंस, मान लीजिए यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कहलाता है कोजैक सीक्वेंस, ठीक है। और कोजैक सीक्वेंस किस लिए जरूरी है? कोजैक सीक्वेंस ही वो सीक्वेंस है जिसको रीड करके राइबोसोम की बाइंडिंग होती है। तो ये हेल्प करेगा, हेल्प इन राइबोसोम बाइंडिंग, क्योंकि आप जानते हैं जब राइबोसोम बाइंड करता है तभी ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। तो राइबोसोम की बाइंडिंग के लिए जब राइबोसोम आएगा और आरएनए को स्कैन करेगा, तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर जो आरएनए मौजूद होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, और वो सीक्वेंस इसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री रूल के अकॉर्डिंग वो आपस में बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया? कोजैक सीक्वेंस हो गया। बैक्टीरिया में जाएंगे, प्रोकैरियोट में जाएंगे, तो कोजैक सीक्वेंस की तरह ही वहां पे क्या मिलेगा बैक्टीरिया में, यहां लिख दे रहे हैं, इन बैक्टीरिया कोजैक सीक्वेंस की जगह आपको मिलेगा साइन डेलगैर्नो, साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस, क्लियर। और साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SDS भी लिखते हैं। तो मतलब जो फंक्शन यहाँ कोजैक सीक्वेंस का है, यही सेम फंक्शन साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस का है बैक्टीरिया के एमआरएनए के केस में, क्लियर। यानी वो भी राइबोसोम को बाइंड करने में मदद करेगा, स्पेशली जो स्मॉल सब यूनिट होता है, 30S सब यूनिट होता है, उसको बाइंड करने में मदद करता है, क्योंकि सबसे पहले प्रोकैरियोट में वही बाइंड करता है, जबकि यूकैरियोट में पूरा राइबोसोम एक साथ बाइंड होता है, ठीक है। तो ये एक फर्क है। खैर, तो ये हो गया। इसके बाद जहां पे ये 5 प्राइम यूटीआर खत्म होगा, तो जो पहला जेनेटिक कोड होगा वही हमारा क्या होगा? इनिशिएशन कोडॉन। इनिशिएशन कोडॉन, जहां से हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा। और आप जानते हैं इनिशिएशन कोडॉन ज्यादातर केसेस में AUG होता है, जो मेथोनिन को कोड करता है, ठीक। तो यहाँ से इनिशिएशन कोडॉन शुरू हो गया, यानी ये पूरा हमारा क्या है? जेनेटिक कोडॉन का सीक्वेंस है, कोडिंग पार्ट है, ठीक है। कोडिंग
सीक्वेंस, आप इसको कोडिंग सीक्वेंस बोल सकते हैं, तो कोडिंग सीक्वेंस का पार्ट है। उसके बाद 3 प्राइम यूटीआर आ गया। 3 प्राइम यूटीआर के ठीक पहले यहाँ पे क्या होता है, आपके स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टॉप यानी टर्मिनेशन कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन आते ही आप जानते हैं प्रोटीन का ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसमें जहां से इनिशिएशन कोडॉन शुरू हो रहा है और जेनेटिक कोड को रीड करते हुए हम टर्मिनेशन कोडॉन तक आएंगे, तो यही जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है जेनेटिक कोडॉन के अरेंज होने का, ठीक है, इसी ऑर्डर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीडिंग फ्रेम। क्योंकि ट्रांसफर आरएनए जिसपे एंटी कोडॉन होता है वही ट्रांसफर आरएनए लेकर के आता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स को। तो ट्रांसफर आरएनए में एंटी कोडॉन है, इसलिए ट्रांसफर आरएनए के पास ही ये कैपेसिटी होता है कि वो जेनेटिक कोड को डिकोड करे यानी रीड करे। तो जेनेटिक कोड को रीड करने का काम टीआरएनए का है, डिकोड करने का काम टीआरएनए का है। तो टीआरएनए इसको यहीं से रीड करते हुए जाएगा। तो उसका ये जो पूरा सीक्वेंस है जेनेटिक कोडॉन का, इसी सीक्वेंस के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रीडिंग फ्रेम। अब रीडिंग फ्रेम ओपन है या क्लोज है, इसका क्या मतलब है, तो समझिए। जैसे मैंने इस कोडिंग सीक्वेंस को यहाँ पे कैसे दिखा दिया है कि ये एक हमारा, ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस है आरएनए का, ये मैंने यहाँ दिखा दिया। ठीक, तो मान लीजिए हम जानते हैं कि 3-3 न्यूक्लियोटाइड मिल करके एक कोडॉन बनाते हैं, तो ये एक कोडॉन हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा कोडॉन हो गया। इस तरह से हम सीक्वेंस में कोडॉन में चल रहे हैं, ठीक, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो ये एक हमारा कोडॉन का सेट तैयार हुआ, और इसी कोडॉन के सेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रीडिंग फ्रेम बोल रहे हैं। ठीक है, अब अगर पहले कोडॉन से स्टार्ट होकर के कुछ कोडॉन हम चले और बीच में ही स्टॉप कोडॉन आ गया, क्योंकि स्टॉप कोडॉन कभी कभी बीच में भी मौजूद हो जाता है ना। तो अगर स्टॉप कोडॉन बीच में आ गया तो इसका मतलब क्या है, कई बार मल्टीपल ऑर्डर में भी स्टॉप कोडॉन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो अगर बीच में स्टॉप कोडॉन आ गया तो ऐसा रीडिंग फ्रेम प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्योंकि कुछ अमीनो एसिड जुड़ेंगे, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। तो अगर क्राइटेरिया हम मान के चले, जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि कम से कम 50 यानी 50 या मोर देन 50 जेनेटिक कोडॉन्स के बाद अगर टर्मिनेशन कोडॉन आता है, ठीक है, याद रखिएगा, 50 या मोर देन 50 जेनेटिक कोडॉन के बाद टर्मिनेशन कोडॉन आएगा, तब हम उसको बोलेंगे ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक, यानी हम लगातार फिर रीड कर पाएंगे और अमीनो एसिड को जोड़ करके प्रोटीन बना लेंगे। लेकिन अगर 50 जेनेटिक कोडॉन के पहले ही स्टॉप कोडॉन मौजूद हो जाता है, पहले ही मिल जाता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड रीडिंग फ्रेम। ठीक, तो ओआरएफ आप समझ गए। ओआरएफ हमारा क्या है कि जेनेटिक कोडॉन का वो सीक्वेंस जिसमें इनिशिएशन कोडॉन से कम 50 कोडॉन के बाद, ठीक है, 50th कोडॉन के बाद हमारा क्या होगा, स्टॉप कोडॉन होगा, तो हम उसको ओपन रीडिंग फ्रेम बोलेंगे। और अगर उससे पहले है, बीच में ही पहले ही मौजूद है, तो उसको हम क्लोज रीडिंग फ्रेम बोलेंगे। तो वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमेशा क्या चाहिए, ओपन रीडिंग फ्रेम चाहिए। अब दूसरा सवाल आपसे ये पूछा था कि कितने मिनिमम रीडिंग फ्रेम पॉसिबल होते हैं, तो चलिए इस पर भी डिस्कशन कर लें। अब इसी एमआरएनए को देखिए, मैंने पहले वाले लेटर से शुरू किया है, ठीक है, पहले वाले लेटर से कोडॉन बनाना, 3-3 का सेट बनाना स्टार्ट किया है। तो ये हमारा पहला फ्रेम तैयार हुआ, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम हुआ। अब यहाँ से अगर हम रीड करेंगे तो एक प्रोटीन बनेगा। ठीक, लेकिन अगर हम दूसरे से स्टार्ट करते तब तो ये फ्रेम ऐसे चलता, क्लियर, तब ये फ्रेम हमारा इस तरह से चलता और ये एक नया जेनेटिक कोडॉन का सेट बन जाता। तो ये हमारा दूसरा फ्रेम पॉसिबल हो गया। उसके बाद अगर इस कोडॉन से चलते तो ये तीसरा यहाँ तक आता, ठीक है, फिर यहाँ से चलते, देखिए 1 2 3, ये यहाँ पे आ गया। उसी तरह यहाँ से 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3, इस तरह से। तो ये थर्ड फ्रेम पॉसिबल है, यानी मिनिमम 3 फ्रेम पॉसिबल होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। क्योंकि चौथा आप चलेंगे तो देखिए फिर ये रिपीट होगा, यानी पहला वाला फ्रेम रिपीट होगा जिसमें बस कुछ आपके जो कोडॉन है वो छूट जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग फिर वहीं से हो जाएगी। तो पहला वाला आपको रिवर्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मिनिमम 3 फ्रेम, ठीक है, 3 फ्रेम्स आर पॉसिबल, क्लियर। तो ये चीज याद रखिएगा, ओके।